अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। बल्ले का निशान वापस होने के बाद अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया। फैसले में कहा गया कि पीटीआई पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने में नाकाम रही। पीटीआई हमारी हदायत पर अमल कराने में नाकाम रही। पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं। इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमें उम्मीद है अदलिया हमारा निशान बहाल करेगी। इंतखाबी निशान रोकने पर नशिस्तें आजाद उम्र को मिलेंगी। 227 रिजर्व सीट वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है। इन 227 सीटों का आने वाले सदर के इलेक्शन में बड़ा रोल है, सेनेट के इलेक्शन में बड़ा रोल है, इनका प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कराने में भी बड़ा रोल है। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी। ये एक साजिश का हिस्सा होगा अगर ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस को निकाला जाए। अगर आप एक पार्टी से उसका निशान रोक लेते हैं और वो भी एक आम बेसलेस किस्म की बुनियादों पे आप देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जो दीगर सियासी जमातें हैं उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। उन्हीं के रहनुमाओं का कहना है कि जब एक सियासी जमात कलदम होगी तो इलेक्शन कमीशन उसे कैसे निशान देगा। कमीशन के जायज सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। इलेक्शन कमीशन को फैसले का इख्तियार हासिल है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि IPP की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि PTI को चाहिए कि अब भी अपना किबला दुरुस्त करे और इदारों को जो है वो निशाने बनाने की बजाय इदारों के साथ रहकर सियासत करें। इलेक्शन कमीशन के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार देने के फैसले का पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या पार्टी जो है वो ये निशान वापस हासिल कर सकेगी? इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, क्या ऑप्शंस हैं अब PTI के पास और ये मामला अब अदालतों में ऐसा लग रहा है जाएगा? तवक्कुआत आपकी क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। इसको इंशाल्लाह अदालत में हम चैलेंज करने जा रहे हैं और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वहां से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने ये देखा आज चौथा दिन है, एक्सटेंशन भी हुई 2 दिनों की, आज और कल की। 4 दिन जिस तरह आपने पकड़ दकड़ देखी है खासकर पंजाब में कि हमारे लोगों को डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने दी जा रही, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, खवातीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा, उनसे भी छीने जा रहे हैं। आज आपने बहुत ही एक नामवर सियासतदान के खानदान के लोगों को देखा, फैमिली। इसी तरह और आपने जगह जगह ये चीजें देखी होंगी, पुलिस जो रोक रही है, जो गैर जरूरी लोगों को तंग किया जा रहा है, छापे पड़ रहे हैं, घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही एक मकसद है कि किसी तरीके से कागजात नामजदगी ये लोग जो है वो जमा ना करा सकें। तो एक तरफ दिन को कागजात नामजदगी छीना जाता है और रात के अंधेरे में बल्ला छीना जाता है, तो कागजात नामजदगी भी ना जमा करें, बल्ला भी आप छीन रहे हैं, तो फिर साफ साफ कहने की यार आप इलेक्शन ना करें। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में पार्टी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर ये पार्टी के पास नहीं होता? लेकिन फर्क तो पड़ेगा। वोट तो तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का हमारे नजरिए का है, लेकिन एक पहचान हो जाती है। 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा। हमारा वर्कर और हमारा वोटर जो है वो बल्ले से उनकी एफिलिएशन है। वरना माजी में हमारा चिराग भी चेयरमैन साहब का रहा था 97 के इलेक्शन में, चिराग निशान था। तो लेकिन अब बल्ले को तकरीबन 1-2.5 से ज्यादा हो गया है, तो एक असर तो उसका होता है। एक जमात से आप उसका निशान इलेक्शन से महीना पहले छीन लें तो ऐसे ही है जैसे CSS के इम्तिहान में एक शख्स एग्जाम देने बैठा हो और एग्जाम की रात जो है आप उससे उसके सारे पेपर्स चुरा लें या उससे आप उसका शनाख्ती कार्ड ले लें। तो ये तो ऐसी कोई बात है कि आप एक जमात से उसका अगर आप निशान ले लेते हैं तो इलेक्शन तो निशान पे भी बड़ा उसका एक रोल होता है। आपने अक्सर देखा होगा वैसे कि इलेक्शनों में ये भी ड्रामा किया जाता है कि एक मिलता जुलता निशान भी दे दिया जाता है ताकि वोट खराब हो। तो निशान का एक असर तो बहरहाल वो है ना जी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब इसमें क्योंकि आपके लिए अहम बात जो है वो ये कि दिन कम है, अदालत में अगर ये मामला जाता है वहां पर ये तूल पकड़ता है, तो पार्टी के पास क्या कोई
प्लान बी है कि सारी सूरत हाल का मुकाबला किस तरह से करना है? देखिए, प्लान बी तो हमेशा होता है, लेकिन आपको पता है कि प्लान बी प्लान ए का मुतबादिल कभी भी नहीं होता। प्लान ए असल में असल प्लान होता है, जो कि सबको पता होता है। प्लान बी तो एक इमरजेंसी मेजर होते हैं जो किसी भी जमात या किसी भी सिस्टम या किसी भी निजाम में होता है। वो एक ऑप्शन तो आपके पास होता है। लेकिन मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि सिर्फ 8 फरवरी को इलेक्शन तो नहीं करना ना जी। ये जो पंजाब अब हम कर रहे हैं, इसका ब्लो बैक नहीं आएगा। इसका इलेक्शन के बाद इसका रिएक्शन नहीं आएगा। जिन पाकिस्तानियों को अपने ही मुल्क में इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, क्या उसके बाद वो इतनी बड़ी जमात कब तक आप उसको दबाएंगे? ये तरीका नहीं है, हल नहीं है। हल क्या है? हल सिंपल है। सारे महब्बत वतन पाकिस्तानी है, महब्बत वतन जमातें हैं, 3, 4, 5 जितनी भी बड़ी जमातें हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते थे, अब तो प्लेइंग फील्ड ही मिल जाए तो अल्लाह का करम होगा। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। और प्लान ए हमारा यही है कि हमें निशान मिले, इलेक्शन लड़े। प्लान बी क्या है वो तो टीवी पर नहीं बताया जाता। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इस सूरत हाल में कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात से निशान ले लिया गया, उसके लीडर को जेल में डाल दिया गया, उसके लोगों को कागजात नामजदगी नहीं जमा करने दिया जा रहा, तो इसका तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को भी नोटिस लेना चाहिए। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं है जो हो रहा है मुल्क में, जो कागजात नामजदगी जमा नहीं करने दिया जा रहा? हम तो ये चाहेंगे कि फिर आप ये चाहते हैं, हफ्ता एक आगे भी होता है तो हो जाए। आप ये चाहते हैं कि तमाम जमातों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लें? देखिए, चीफ साहब ने, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं, खिलाफ तवक्को जो एक इमेज बना दिया गया था कि पता नहीं वो आके क्या करेंगे, उन्होंने आके आईन के मुताबिक इलेक्शन कराने के लिए जो है शाम को रात को अदालत खोली, और मैं समझता हूं बड़ा अच्छा उन्होंने इकदाम लिया। इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया और रात को फिर वो शेड्यूल वगैरह भी जारी हुआ, और जिस काम में वो पीछे पीछे हो रहे थे वो इलेक्शन कमीशन और बाकी जो हुकूमती लोग थे, तो उनको आगे लगाया कि नहीं इलेक्शन करो। और सख्ती से उन्हें तनबीह भी की, बल्कि यहां तक कहा कि अगर किसी को गिला है, शिकायत है, हाई कोर्टों में ना जाए, सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में ही अपना गिला लेके आए अगर इसके हल्का बंदियों का मसला है, कुछ है। मतलब यह है कि चीफ साहब चाहते थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि किसी भी सूरत में इलेक्शन के अमल में किसी किस्म का खलल ना डाला जाए। तो खलल सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो या उसको आगे किया जाए, खलल तो सबसे बड़ा ये है कि उस प्रोसेस में आप रोड़े अटकाएं। ये तो बहुत बड़ी तौहीन अदालत है। ठीक। अच्छा, जो आप कह रहे हैं पार्टी जिन हालात से गुजर रही है, इलेक्शन के बाद तो जो है वो बात भी है, लेकिन सबसे अहम बात पार्टी के सामने तो इस वक्त 8 फरवरी की तारीख है जो इलेक्शन लड़ना है। आपके ख्याल में जो हालात हैं उस पर पार्टी का ग्राउंड पर तंजीमी ढांचा इतना मौजूद है कि वो इस इलेक्टोरल एक्सरसाइज के अंदर इस इंतखाबी अमल को लड़ भी सकती है या नहीं? जी, हमारा इंतजाम मौजूद है, वर्कर और हमारी तंजीम ग्राउंड पे हर हलके में हमारे पास कैंडिडेट्स की कम से कम 2, 3, 4 ऑप्शंस रिक्वेस्टें जो है वो मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, टॉप कैडर आपका चला गया, उसकी जगह आपका सेकंड थर्ड कैडर जो है वो भी मौजूद है, ठीक है। बड़ी लीडर्स में से कुछ हमारे अब जमात से चले गए हैं या चलने पे वो जो है वो मजबूर थे, जो भी उसको आप नाम दें, लेकिन हमारी जमात वहां पे हर जगह मौजूद है। हम इलेक्शन अपना जो है वो लड़ सकते हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी, मेरी ये तमन्ना भी है कि इलेक्शन के बाद मुल्क थिंग्स शुड फॉल इन प्लेस, कि वो लोग जो रोडों पे थे, वो लोग जो एहतजाजों में हैं और वो लोग जो जेलों में हैं, सारे निकलें, हर कोई अपनी अपनी जगह, और एहतजाजी सियासतदान पार्लियामेंट में जाके कौम के मसले हल करें। अगर मुझे रहमान साहब आप बताएं, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, माशाल्लाह लॉयर हैं, और आप हमेशा चीजों को ठीक करने वाली बात करते हैं। मैंने कभी आपको किसी को लड़ाते नहीं देखा, कोई ऐसी कोई तेज बात करवाते नहीं देखा, करते नहीं देखा। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या हम सबकी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन होने के बाद कोई रोडों पे एहतजाज में ना जाए, गैर जरूरी जो है दोबारा मसले ना हो, जनाब फिर लॉन्ग मार्च हो रहा है, फिर एहतजाज। एक जमात को देखिए, इतनी बड़ी जमात को अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे तो क्या वो खामोशी से फिर बैठ जाएंगे? मैं तो नहीं चाहता कि हम इलेक्शन के बाद दोबारा रोडों पे हों। मैं तो चाहूंगा कि इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, जमीयत, जमात इस्लामी, ANP, सब बड़ी जमातें पार्लियामेंट में बैठें और खुदा के लिए इस मुल्क को आगे लेके जाएं। लोगों के मसले हैं, लोगों को जान के लाले पड़े हैं।
महंगाई ने हालत खराब कर दी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन इस तरह से ना हुए जो काबिल कबूल हो सबके लिए, तो ये जमातें फिर से सड़कों पर आ जाएंगी? वही कहानी फिर दोहराई जाएगी, वही डाक के 3 बात, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। वही अगर फिर दोबारा एहतजाज करने हैं, देखें। लेकिन इसमें अली मोहम्मद खान साहब देखिए, अब इसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए, वहां पर आपकी पिटिशन थी, उस पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आपकी शिकायत खदशात इनका अजाला करे, मुलाकात करे, और फिर एक मुलाकात हुई भी। तो क्या जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ चाहती क्या है इलेक्शन कमीशन से, और जो मुलाकात हुई है जाहिर बात है आप तक कोई इतला तो पहुंची होगी, क्या कोई उनसे कोई ऐसी बात हुई है जिसको समझा जाए कि ये कोई मामलात आगे चलाने वाली बात है या मामला हल करने वाली बात हुई है? देखिए, हमारे कुछ वकील हज़रात जो गए थे तो वो तो वहां से निस्बतन मुतमईन होकर निकले, और मैं शुक्रगुजार भी हूँ इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने मुरासले भी भेजे तमाम आईजी साहिबान को, लेकिन क्या ये हल है? मुरासले भेजे, कल भेज दिए, आज फिर क्या हुआ सारा दिन? क्या रिजल्ट निकला? देखिए, हम उन मुरासलों का क्या करें? अगर कल हमारा आखिरी दिन है और हमारे बहुत से लोग अगर डॉक्यूमेंट जमा करने से रह जाएं तो क्या करेंगे फिर उन मुरासलों का? इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मोहतरम अदालत आलिया जो है, अदालत उज़्मा जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो जरूर उन सरकारी अफसरान से और उन हुकूमती लोगों से पूछे, आप क्यों रोक रहे थे लोगों को? किसके हुक्म पे आप लोगों के हाथ से कागज छीन रहे थे? क्या जरूरत है? देखिए, इस तरह से अगर हम करेंगे, किसी भी जमात के साथ अगर आप करें, अगर आप मुस्लिम लीग नून के साथ करें, एएनपी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में करें, या कराची में एमक्यूएम के साथ करें, इलेक्शन तो आप फिर करा लेंगे, इलेक्शन के बाद क्या करेंगे? वो लोग जो धरने देके बैठे होंगे, क्या वो आराम से बैठ जाएंगे? एक खिलाड़ी को अगर आप खेल का मैदान नहीं देंगे तो वो तो फिर एहतजाज करेगा, चाहे वो किसी भी खेल का खिलाड़ी हो। ठीक, लेकिन अभी मुझे तहरीक इंसाफ की इंतखाबी तैयारियों के हवाले से बताइए कि जो है वो अगर आपके लिए वाकई ऐसा वक्त आ जाता है कि जहां पर जिस उम्मीदवार को आप टिकट देना चाहते हैं उसके कागजात ही जमा नहीं होते या वो जमा नहीं करवा पाता, तो तहरीक इंसाफ ये टिकटों के फैसले, इसके आगे इंतखाबी मुहिम चलाने का मामला, ये फिर तमाम मराहिल किस तरह से तहरीक इंसाफ के लिए तय होंगे? क्योंकि आप कुछ भी कह लें, मकबूलियत अपनी जगह पर, लेकिन ये इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो हर पार्टी को करनी पड़ती है, और तभी आपका वोटर जो है वो बाहर निकलेगा और पोलिंग स्टेशन के दिन, पोलिंग डे पर जाकर वोट अपना कास्ट कर सकेगा। देखिए, हमारा वोटर सपोर्टर सारा ट्रेन हो चुका है। अक्सरियती अगर आप ओवर द ईयर्स हमारे मेंबरान की लिस्ट पे आप नजर डालें, अक्सरियत आपको हम वर्कर ही नजर आएंगे। मतलब अली मोहम्मद 2013 में क्या था, मैं कोई बहुत बड़ा पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियन तो नहीं था, दादा मेरे थे बड़े सियासतदान, लेकिन मैं जब पीटीआई ज्वाइन किया उनको फौत हुए 16 साल हो चुके थे। तो एक सियासत में 10-12 साल 15-20 साल बहुत अरसा होता है। हमने जीरो से एज अ वर्कर इस जमात में स्टार्ट लिया, तो हमारे पास तो ज्यादातर कैंडिडेट्स ही वर्कर हैं। तो अब उसमें से कुछ वर्कर्स बेचारे वो साइड पे हो गए या कर दिए गए, कुछ 1, 2, 3, 4 या 10 चले ले लें, बड़े पॉलिटिशियन साइड पे हो गए। देखिए, तो सारे वर्कर आप तो शुरू से पीटीआई के साथ हैं, आपका जो मामला है ये बड़ा गैर मामूली है, लेकिन बहुत सारे लोग पीटीआई में 2018 में खान साहब ने ऐसे शामिल किए जब पीटीआई भी ये कहती थी कि हमें इन इलेक्टेबल्स की जरूरत है, और वो लोग पीटीआई के साथ शामिल हुए, फिर पीटीआई का हिस्सा है, अभी वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। तो लोग देखिए, अब नजरियाती वोट बैंक बन गया है। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, एक वक्त था कि जब आपने कहा कि ये इलेक्टेबल्स चाहिए, और आपको भी अंदाजा है कि ज़ाहिर बात है ये हल्कों की सियासत होती है, इसमें इन्वॉल्व होती है। अब वो चीज फर्क डालेगी या नहीं डालेगी जो पीटीआई की टोटल नंबर ऑफ सीट्स इलेक्शन के बाद आती हैं? भाईजान, सियासत के बाजार में अब हमें और इलेक्टेबल नहीं चाहिए, जितना डसना था डस लिया। अच्छा, अब हमें अपने वर्कर पे, अपनी जड़ों पे, अपनी बुनियादों पे काम करना है। हमारे पास वर्कर मौजूद है, कौम हमारी पार्टी की सपोर्ट में मौजूद है, तहरीक इंसाफ का नजरिया, खान साहब का जो उन्होंने इतने साल मेहनत की है। तो देखें, कैंडिडेट कोई मसला नहीं है हमारे लिए, एक की बजाय 2-3 मौजूद हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट्स को मसले पड़ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करा पाते, आप मुझे बताएं ये कौन सा फिर मौका? इसलिए दोबारा ये अर्ज करना है, कल का एक दिन मौजूद है मेरी तमाम अरबाब इक़्तिदार से, वैसे पाकिस्तानी बैसे एक जिम्मेदार शहरी की ये रिक्वेस्ट है, एज ए सियासी कारकुन, लोगों को कागजात जमा करने दें, कुछ नहीं होता, करने दें, जो भी पास होगा
वो इस सब जलाली परचम के लिए काम करेगा, चाहे पीटीआई से होगा किसी और जमात से, लेकिन जब आप रोकेंगे ना। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ तो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जिस पर बहस चल रही है कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहना चाहिए नहीं, लेकिन इससे पहले एक अदालती जो है वो हिदायत भी आई कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि देखा जाए इलेक्शन कमीशन जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करे। इन दोनों मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो गुज़िश्ता रात का फैसला है इलेक्शन कमीशन का, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, क्या राय है आपकी इस फैसले के ऊपर? देखिए, दो तीन है इसको इस एंगल से देखने की। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने खुद अपने लिए बहुत सारे खड्डे खोदे हैं। उनमें ये भी एक है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कानून की उस तरह पासदारी नहीं की या उसको फॉलो नहीं किया और अपनी हटदर्मी पे रहे। उनको चाहिए था कि वो बहुत पहले ये फैसला कर लेते, उसको फिर पूरी तरह उनको ये भी ख्याल होना चाहिए कि इस वक्त उनके लिए रिलीफ का मौसम नहीं है, उनको स्ट्रिक्ट कानून के मुताबिक चलने की जरूरत है और माजी की तरह जो है वो लाडले का रोल अब उनका नहीं रहा, कहीं और चला गया है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, रियासती इदारों को भी चाहिए कि थोड़ा सा नरमी का रवैया रखते। बल्ले का निशान नहीं होगा तो क्या, कोई और निशान होगा, उस निशान के तहत वो इलेक्शन लड़ लेंगे। ये पुराना दौर तो है नहीं, आज तो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे उनके इतने सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, उसका वो इस्तेमाल करते हुए अगले महीने भर में अपने लोगों के बारे में क्लियर कर देंगे कि फलां हमारा कैंडिडेट है। ठीक। और बहुत हद तक उनको ये ना, निशान एक अलामत होता है, ये बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी का निशान तलवार था। हाँ। हमें उस निशान से महरूम रखा गया, हमने नई जमात रजिस्टर करा के तलवार की जगह तीर निशान ले लिया और अगला इलेक्शन हमने जीत लिया। ये तो नहीं होता ना कि आप सिर्फ इससे किसी जमात के रास्ते रोक पाएंगे। और तीसरी बात यह है कि सियासी अमल में रहमान साहब बुनियादी तौर पे यूं जबर का निजाम अगर करके किसी एक फरीक को आउट किया जाए, माजी में होता रहा, अब भी ये प्रोसेस जो है यूं ही लगता है। अच्छा। इससे फायदे की बजाय हमेशा नुकसान हुआ है। आज पाकिस्तान को एक ऐसी फिजा की जरूरत थी कि हमारा वोट ऐसी सूरत में पड़े, ऐसी सूरत में हुकूमत आए कि लोगों को यकीन हो कि ये हमारे वोटों से आई हुई हुकूमत है और हुकूमत को ये यकीन हो कि लोग मेरे साथ खड़े होंगे। तब जाके कोई मुश्किल फैसले, जो बड़े फैसले करने की जरूरत है, वो हुकूमत कर पाएगी। मुझे तो लगता है कि अगर हमने अपने वतीरे ना बदले और हमने एक ट्रांसपेरेंट मैनर अडॉप्ट ना किया तो कहीं ये इलेक्शन काउंटर प्रोडक्टिव ही नहीं है। लेकिन कायरा साहब इसमें फरमाएगा, अब देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अभी तक बहस चल रही है, इलेक्शन में बड़े कम दिन वक्त बचे हैं, बल्कि अब तो अदालत ने कहा, जो तहरीक इंसाफ ने पिटीशन की, अदालत ने उस पर हिदायत जारी की और कहा कि ऐसा लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये जो इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्या ये वाकई अनइवन फील्ड है अभी? देखिए, हम तो अपने लिए भी कह रहे थे और हम बाकी जमातों के लिए भी कह रहे थे, और हम जो कह रहे थे वो बड़ा वाज़ेह तौर पे ऐलान था और सारा मीडिया रोज हमसे सवाल करता था कि जनाब आपको क्यों महसूस हो रहा है, क्यों आप समझ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और हम कह रहे थे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और दिन ब दिन ये मामला और उलझेंगे। इस वक्त तो सूरत हाल रहमान साहब सच यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला माहौल नजर नहीं आ रहा। अच्छा। और जो गिले शिकवे हैं, मेरी जमात के भी हैं और पीटीआई के बहुत ज्यादा हैं, तो वो यूं ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। और कायरा साहब, इस वक्त किया क्या जा सकता है? देखिए, अब इंतखाब में बड़े कम दिन बचे हैं, एक तो शेड्यूल अभी इस वक्त कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या अभी कुछ हो सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है कि कम से कम ये जो इंतखाब हो, इसके नतायज बहैसियत मजमूई जमातों को कबूल तो हो? देखिए, इन इंतखाबात के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत वक्त को
ये तासर कि वो किसी एक जमात को फेवर की जा रही है, ये दूर करना होगा। अगर ये दूर नहीं किया जाता तो मेरा हंच या मेरा खदशा ये है कि ये इलेक्शन लोगों की नजर में कोई हैसियत नहीं रखेगा, बेईमानी हो जाएगा। भले ये बिल्कुल ठीक भी हुआ तो भी ये बेईमानी हो जाएगा। लेकिन सर, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि ये इलेक्शन हो, कोई इस्तेहकाम आए, कोई मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, तो ये फिर आपको आती हुई नजर नहीं आ रही आता कि इंतखाबात के बाद भी? अगर तो इलेक्शन ऐसा ही हुआ और मर्जी की हुकूमतें आई, अवाम की मर्जी की नहीं, मर्जी की हुकूमतें लाई गई, तो फिर वही होगा जो आप कह रहे हैं। लोगों को किसी हुकूमत के ऊपर ये एतमाद हो कि ये हमारे दुरुस्त नुमाइंदे हैं, ट्रू नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत है, उसके साथ लोग खड़े होंगे। जब तक लोगों का अपनी हुकूमत पे एतमाद नहीं होगा, ये जो जुड़त हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की रिवाइवल की है, ये पैदा नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फौरन नहीं आनी जी, ये एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इशू है। कुछ चीजें जल्दी एड्रेस होंगी, कुछ लंबे अरसे के लिए एड्रेस होंगी जाके, तब जाके ये इकोनॉमी का ओवरऑल जो सांचा है या जो का है दुरुस्त होगा। लेकिन उसके लिए जो बुनियाद पड़नी है वो सियासी इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद पड़नी है ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के तौर पे। अगर वो नहीं होता और इस इंतखाब पे लोगों का माजी के इंतखाबात से भी ज्यादा सवाल उठ गए, तो फिर ये इलेक्शन काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं और जो पहले से मायूसी और दीगर चीजें हैं वो और गहरी हो जाती हैं और इस मायूसी में फिर चीजें बाज़ औक़ात कंट्रोल में भी नहीं रहती। राइट, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही भी ये जो इलेक्शन के हवाले से मामलात हैं उन पर। अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात हो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो जमातें हैं उनके इंतखाबी इत्तेहाद और इलाक़ के मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? नून लीग के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और MKM के साथ मामलात पर बात चल रही है। क्या नून लीग के IPP के साथ मामलात भी आगे बढ़ पाएंगे या नहीं? मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान के माबैन सीट एडजस्टमेंट के मामलात भी अभी तक वाज़ेह नहीं। कराची के हल्के NA 142 पर अब नून लीग और MKM पाकिस्तान आमने सामने होंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कराची के हल्के NA 142 से कागजात वसूल कर ली, जबकि मुस्तफा कमाल ने भी इसी हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तर्जुमान MKM पाकिस्तान ने भी कहा है कि कराची के जिला के माड़ी NA 142 के हवाले से MKM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई और इस हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो मामला है उस पर भी अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं। IPP पंजाब में कई नशिस्तों पर नून लीग के मद्दे मुकाबिल होगी जो कागजात जमा हो रहे हैं और इसी वजह से दोनों जमातों के दरमियान एक तनाव भी है। डॉन न्यूज के मुताबिक नून लीग और IPP के दरमियान जो इंतखाबी इत्तेहाद का मामला उस पर डेडलॉक बदस्तूर बरकरार है और जो IPP है उसको लिस्टों पर नजरसानी का पैगाम भिजवाया गया है, जबकि नून लीग ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उन उम्मीदवारों के हक में सीट एडजस्टमेंट के लिए दबाव की मुखालफत की है जो 9 मई के वाकयात के बाद उसमें शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के अंदर टिकटों की तकसीम का मरहला भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ। गुज़िश्ता दिनों आइंदा आम इंतखाबात में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए टिकटों की तकसीम के लिए जो नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ उसमें डॉन न्यूज के ही मुताबिक लीगी कारकुनान और वर्कर्स ने क़यादत से उनके रवैये पर शिकवा किया और सीनियर वर्कर्स से मरियम नवाज की तल्ख कलामी भी हुई। जबकि गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि टिकटों की तकसीम के हवाले से पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं। इंतखाबात करीब आते हैं तो इसी तरह एक हल्के पर कई उम्मीदवार होते हैं और इख्तलाफात होना एक फितरी अमल है। अब टिकटों की तकसीम के मामले पर मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और सबसे अहम बात यह कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मामला क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर फिरदौस आशिक साहिबा, तर्जुमान पार्टी की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले फरमाइएगा नून लीग के साथ अभी मामलात या बातचीत किस मरहले पर है, क्या बात हो रही है इंतखाबी इत्तेहाद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए बातचीत जो है वो सियासत का एक हुस्न है और डायलॉग ही हर तरह के मसाइल, मुश्किलात और क्राइसिस से निकलने की वाहिद कुंजी है। और सियासत के अंदर जो है हरीफ और हलीफ आपको पता है कि बदलते रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो मुआशी महाज पे और सियासी महाज पे
एक कदम इस्तेहकाम है, उसको हर हाल में खत्म करने के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ के एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कंटिन्यूड रोड मैप जो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हो, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हो, और जो ओवरऑल आपकी टेररिज्म के जो चैलेंजेस हैं, जो रीजनल सिचुएशन है, और एक आप कहेंगे कि इंटरनेशनल जो गजा के साथ जुड़ा एक फ्यूचरिस्टिक पूरी उम्मा का चैलेंज है। तो ये सारी चीजें जो है वो कोई नॉर्मल हालात नहीं है पाकिस्तान के। और आपको पता कि पाकिस्तान वार ऑन टेरर के हवाले से हमेशा हालत जंग में रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो बातचीत का अमल था वो PMLN के साथ एक हेड्स रैली के तौर पे शुरू हुआ। और लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी देर हो गई है ये चल रहा है, मतलब कमेटी भी बनी, असूली तौर पर ये खबरें भी आई कि इत्तफाक हो गया है, लेकिन अब असल चीज का मामला सिर्फ सीट एडजस्टमेंट जो है वो बाकी रह गई है। तो अब ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो जाना चाहिए था ये मामला? देखिए, चूंकि दोनों जमातों का एक बड़ा अपोजिट पोल्स पे खड़ी, आपको पता ही है कि PMLN और IPP जो है वो एक अपोजिट पोल है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के अंदर। तो वो अपोजिट पोल्स जो है उनके दरमियान हमेशा तसादम होता रहा, क्योंकि जो लोग IPP के अंदर आए उन्होंने PMLN के खिलाफ ही इलेक्शन लड़े हैं। अब PMLN एक अलग पोल है और IPP एक अलग पोल है। तो रूल ऑफ नेचर जो है, और न्यूटन का आपको भी पता, थर्ड लॉ ऑफ नेचर या न्यूटन का जो, जिसके अंदर अपोजिट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ तसादम भी होता है, टकराव होता है। और अब ये और टकराव रहा है पिछले कई इलेक्शन के अंदर। तो आप न्यूटन के कानून के अलावा बहुत वो तनाव, वो खिंचाव, डॉक्टर साहब वो न्यूटन के कानून के अलावा मीडिया में मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि PMLN पर दबाव है कोई कि IPP के कैंडिडेट्स आपने लेने हैं। तो ये जरा वजाहत कर दीजिए, क्या कोई IPP की तरफ से IPP के बिहाफ पे कोई PMLN के ऊपर दबाव है कि आपने ये सीट एडजस्टमेंट करनी और ये कैंडिडेट लेने? ऐसे नहीं है, ये एक मीडिया का दिल कुशौरी एजेंडा है, प्रोग्राम है। अच्छा। और मीडिया को भी तो दायरा कोई ना कोई चीजें बेचना है। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है PMLN के लिए भी, और IPP के अंदर जो हमारे इलेक्टेबल हैं, जितने भी लोग 9 मई के बाद IPP में शामिल हुए हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करती है, उसमें अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करती है। अब ये वो लोग हैं जो PMLN के आमने सामने इलेक्शन लड़ते रहे हैं। अब PMLN स्पेस देने और IPP स्पेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां आके चीजें जो है उसको आगे ले जाने की जरूरत है। ये लीडरशिप के लेवल पे, क्योंकि फर्स्ट ईयर लीडरशिप की डायलॉग और डिस्कशन हुआ, ये सेकंड ईयर लीडरशिप का हुआ। अब मेन लीडरशिप जो है उससे बैठ के जो उनकी रिकमेंडेशन है उस पर बात करनी है। अभी चूंकि इसमें डॉक्टर साहब IPP की तरजीह क्या है? देखिए, अब जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है, इसमें IPP की तरजीह क्या है? वो क्या जो है वो तरजीहात अपने सामने रख रही है कि अगर हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है तो ये चीजें कम से कम जो है वो हमें मिलनी चाहिए या होनी चाहिए? कि पहली बात तो ये है कि इसमें भी दो राय है। एक राय जो है वो इस एडजस्टमेंट को सपोर्ट करती है, और उनका कहना ये है कि हमें अगर हमारा कॉमन जो है टारगेट वो PTI है, तो हमें इकट्ठे मिलके उस टारगेट को कमजोर करना है और अपने बयानियों को मजबूत करना है। क्योंकि जो टकराव PTI रियासत के साथ कर रही है या पाकिस्तान के मुखालिफ जो उनका बयानिया और सोच चल रही है, उसको अगर कमजोर और खत्म करना है तो प्रो पाकिस्तान जो फोर्सेस हैं वो इकट्ठी होके पॉइंट पे नजर आए। दूसरा जो बयानिया है जिसको जो ये चाहता है कि ना हो, और इसलिए ना हो ये एडजस्टमेंट के हमारी जो रवायती ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स है कॉन्स्टिट्यूएंसी पे,
वो हमारे धड़े जो है, वो जो मुखालिफ है नून लीग लड़ते नहीं इलेक्शन, वो कभी भी प्रो नून लीग कन्वर्ट नहीं होंगे। और जो इलेक्शन वाला दिन होगा, नून लीग का वोटर कभी आईपीपी को वोट नहीं डालेगा और आईपीपी का कोई भी वोटर सपोर्टर नून लीग के साथ नहीं जाएगा। तो इस एडजस्टमेंट का फायदा नहीं होगा। इसलिए इसको अपने अपने जोरे बाजू पे अपने अपने हल्के में इलेक्शन लड़ना चाहिए और उसके बाद जो जीत जाए, आने वाले हालात वाकयात सूरत के बाद मैं डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी पहले नहीं जाना चाहिए, ये दूसरी राय। हमारी कोई जरा रहनुमाई जरा कीजिएगा, पीटीआई जो आईपीपी है वो क्या इसके लिए तैयार है कि अगर ये इत्तेहाद नहीं होता तो फिर आगे किस तरह से बढ़ना है? क्योंकि एमकेएम में हमने देखा कि एमकेएम का तो एक हल्के का वो 142 जो मुस्तफा कमाल वाला हल्का है, उसमें तो अब शहबाज शरीफ साहब के भी कागजात आ गए हैं, मुस्तफा कमाल के भी आ गए हैं और वहां पर कोई सिचुएशन वाजे नहीं। तो आईपीपी इसके लिए तैयार है कि अगर ये इत्तेहाद नहीं होता तो फिर क्या करेगी? देखिए, हमारी लीडरशिप ने सीसी की मीटिंग कॉल करके दो ऑप्शन जो है वो तमाम मेंबरान के सामने रखे, एक बातचीत वाला और दूसरा अगर बातचीत नहीं कामयाब होती तो फिर हमारा अगला जो ऑप्शन है वो बड़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ है कि वो सीटें जहां जहां हमारे इलेक्टेबल और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार जो है वो खड़े हैं, वो अपने कागजात जमा कराए। और ये हर हल्के के अंदर जहां हम सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रहे थे, वहां हमारे कैंडिडेट्स आईपीपी के फोरम से अपने कागजात जमा भी करा रहे हैं और इंशाल्लाह अपने जोरे बाजू पे हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। और मैं अपने 70 के अंदर सियालकोट का ये हल्का आपके सामने है जहाँ हमेशा मैं लड़ती रही हूँ, उसके अंदर कल मैं जाके कागजात जमा करा के आई हूँ और हमने इलेक्शन से तो बाज नहीं आना, इलेक्शन से तो पीछे नहीं हटना, हमने अपनी ग्राउंड तो खाली नहीं छोड़नी, हमारी अपनी ग्राउंड के अंदर हमने खेलना भी है और अपने मुखालिफिन को चैलेंज भी करना है। तो ये तो सियासी दाव है। तो आईपीपी जो है आजमाए जाते रहते। राइट, ठीक है, और आईपीपी तैयार है इलेक्शन के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान हमारे साथ मौजूद थी और बात हो रही थी ये जो इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के मामलात है। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में मुसलसल जो है वो दूसरे हफ्ते भी महंगाई की शरह में कमी जारी है, लेकिन महंगाई की शरह में कमी की रफ्तार में सुस्त रवि देखने में आ रही है। हाल ही हफ्ते महंगाई की शरह में 0.51% कमी वाक़ हुई, लेकिन अहम बात यह है कि सालाना बुनियादों पर महंगाई की जो शरह है वो अभी भी 42.60% है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 21 दिसंबर को खत्म होने वाले हफ्ते में कदरे कम हुई है, लेकिन मुसलसल छठा हफ्ता है कि ये 40% से ऊपर ही है। रवा हफ्ते के दौरान अंडे, प्याज, लहसुन और दालों समेत 18 अशाए ज़रूरिया जो चीज़ें हैं वो महंगी हुई हैं। ख़ास तौर पर जो अंडों की कीमत है उसमें 10.42%, प्याज की कीमत में भी 1.19% तक इजाफा हुआ है। अब मुआशी बेहतरी के दावे तो बहुत है, लेकिन आसार भी सामने आने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, रुपए की कदर कह लीजिए, स्टॉक मार्केट है, ये आशारिये तो बेहतर आ रहे हैं, लेकिन अब ये महंगाई वाले मामले का क्या है? क्या ये बहुत गैर मामूली है? मेरे साथ इस वक्त माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर जानते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ये हमें बताइएगा, क्या ये गैर मामूली है? ये मुसलसल छठा हफ्ता है, 40% से ऊपर इन्फ्लेशन रेट है, और अगर ऐसा है तो क्या वजह है कि ये महंगाई की शरह में कोई कमी नहीं हो रही? रहमान, देखिए आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है। इसको इस तरह समझिए कि वीक ऑन वीक 2 हफ्ते से तो महंगाई की जो शरह है उसमें नेगेटिविटी दिखाई दी है। 0.5% एसपीआई जो है, ये एसपीआई 51 उन खुर्दनोश कीमतों पे मजबूत है जो पाकिस्तान में के कई शहरों में जाकर लिया जाता है। जो इस वक्त ईयर ऑन ईयर आपने 40% सही कहा, उससे बड़ा हुआ एसपीआई आ रहा है। उसमें सबसे बड़ा आंसर जो है वो इस वक्त गैस प्राइसेस, पाकिस्तान में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो कि 60 रुपए तक गई, और तीसरा एनर्जी प्राइसेस में इलेक्ट्रिसिटी का है। ये बहुत बड़ा आंसर है। एंड ऑफ कोर्स पीछे से जो हमारा इंटरनेशनल कीमतें पहले बढ़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, फिर कुछ नीचे आई, उसमें बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट जो है नीचे की दिखाई दी कंपेयर टू जहां पर हम चले गए थे।
ऑफ कोर्स जो रुपए की कदर है, जिसमें आपने देखा कुछ बेहतरी हुई 300-315 से लेकर अब 280 का जो सफर है, उसने ये रूम क्रिएट किया कि हमने 48 रुपए पहले पेट्रोल पे, फिर 10-12 रुपए और कम किया, इसी तरह डीजल पे कुछ कमी आपको दिखाई दी। पर अभी भी जो सप्लाई साइड है मुल्क की वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है कि हम ये कह सकें कि जो हमारे फूड आइटम्स हैं, जो फूड बास्केट है, But having said that, I think Pakistan has passed the worst of inflation in the sense कि हम अब प्लेटो सा कर जाएंगे। जो CPI है वो 29% पे है। I think आने वाले माह में जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें आपको कुछ बेहतरी दिखाई देगी। आई थिंक ये एक ओवरऑल सिनारियो है जो इस वक्त इन्फ्लेशन का। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब बात कर रहे थे। वो महंगाई की रिपोर्ट है हफ्तावार, उस हवाले से आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।